सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, मैंने पूर्व वीडियो में आपको चीनी संविधान और चीन की शासन व्यवस्था में जो लोकतंत्रात्मक लक्षण हैं उनके बारे में बताया था। आज मैं आपको वहाँ की शासन व्यवस्था में जो अधिनायकवादी तत्व है उनके बारे में बताने जा रही हूँ। चीन के संविधान द्वारा जो व्यवस्था स्थापित की गई है बच्चों, उनमें ऊपरी तौर पे हमें प्रजातांत्रिक लक्षण दिखाई देते हैं, किंतु अन्य साम्यवादी देशों की तरह ही चीन के संबंध में भी ये लक्षण केवल ऊपरी तौर पे दिखाई देते हैं। वास्तव में ये भ्रमपूर्ण है। चीन की शासन व्यवस्था जो है वो वाकई में अधिनायकवादी है। कौन कौन से तत्व अधिनायकवादी वहाँ है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहली बात है एक दलीय शासन व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था यानी कि चीन की जो शासन व्यवस्था है उसमें साम्यवादी दल का प्रभुत्व है। चीन के संविधान में जनप्रभुता की बात कही गई है, लेकिन जनप्रभुता को कार्य रूप में परिणत करने के साधन वहाँ पर नहीं अपनाए गए हैं। लोकतंत्र का व्यवहारिक तात्पर्य क्या होता है ये मैं आपको बताना जा रही हूँ कि जनता जिस राजनीतिक दल या व्यक्ति समूह को शासन सत्ता प्रदान करना चाहे कर सके, लेकिन चीन में एक राजनीतिक दल साम्यवादी दल का ही अस्तित्व होने के कारण यह संभव नहीं है। एक दलीय व्यवस्था होने के कारण जनप्रभुता साम्यवादी दल की सर्वोच्चता में परिणत हो गई है और चीन में दल के शीर्ष नेता का अधिनायकवादी शासन है। जब हम मताधिकार और चुनाव के संबंध में चीन की शासन व्यवस्था को देखते हैं तो वहां पर संविधान के द्वारा ये जो व्यवस्था अपनाई गई है वो बहुत ही भ्रमपूर्ण है। यद्यपि संविधान सभी नागरिकों को मताधिकार प्रदान करता है, लेकिन किन व्यक्तियों को नागरिक माना जाए यह बात दलीय नेतृत्व द्वारा निश्चित की जाती है। अनेक व्यक्तियों को इस आधार पर नागरिक मानने से इनकार कर दिया गया है कि वे जनता के शत्रु हैं। चुनाव वहां पर एकमात्र दिखावा है, क्योंकि इसके आधार पर जनता साम्यवादी दल के स्थान पर किसी अन्य राजनीतिक दल की सरकार स्थापित नहीं कर सकती, चाहे वह साम्यवादी दल की सरकार से कितनी भी अधिक असंतुष्ट क्यों न हो। दूसरी बात बच्चों, मैं ये कहना चाहूंगी कि वहां पर साम्यवादी दल की सत्ता ही नहीं है, उसका वर्चस्व ही नहीं है, बल्कि साम्यवादी दल का अत्यधिक कठोर संगठन भी है। चीन में साम्यवादी दल का शासन है, वहां साम्यवादी दल का संगठन भी बहुत अधिक कठोर है। इस कारण यह दल के सर्वोच्च नेताओं माओ या साम्यवादी दल के पोलित ब्यूरो के अधिनायकत्व में परिणत हो गया है। पूरे सोवियत संघ के समान ही चीन की शासन व्यवस्था और साम्यवादी दल के संबंध में लोकतांत्रिक केंद्रवाद की बहुत अधिक चर्चा की जाती है, किंतु बच्चों इस तथाकथित लोकतांत्रिक केंद्रवाद में सारा ही केंद्रवाद है, केंद्रवाद ही केंद्रवाद है। मैं ये कहना चाहूंगी कि केंद्रवाद है, लोकतंत्र बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1956 में माओ त्से तुंग ने कहा था कि मैं ये मानता हूँ या चाहता हूँ कि शत शत फूल खिले और चीन में विभिन्न विचारधाराएं पनपे, लेकिन बाद में दल के शीर्ष नेतृत्व को या नेताओं को विचारधारा से असहमत व्यक्तियों पर जिस प्रकार के अनाचार किए गए, उसे यह स्पष्ट हो गया कि यह उदारवादी घोषणा विरोधियों को मैदान में पकड़ने का केवल जाल मात्र थी। पीपुल्स डेली वहां का एक अखबार है, उसने स्वीकार किया है कि सांपों को तभी समाप्त किया जा सकता है जबकि उन्हें खुले में बाहर लाया जाए। साम्यवादी दल के अंतर्गत निरंतर शुद्धि आंदोलन होते रहते हैं, जिसके आधार पर शीर्ष नेताओं से तनिक भी असहमति रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको दल से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार के कार्य में दल के जो लोग हैं वो आवश्यकता अनुसार हिंसा का प्रयोग भी करते हैं। इसके अलावा तीसरी बात जो है वो है नागरिक अधिकारों के बारे में। बच्चों, चीन के द्वारा जो नागरिक अधिकार दिए गए हैं वो भी भ्रमपूर्ण है। चीन के जो संविधान है वो इतना भ्रमपूर्ण है कि उन्होंने विचार और भाषण प्रदर्शन, साहित्यिक स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार देते हुए उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि आप इनका प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन साम्यवादी विचारधारा की सीमा में रहकर ही। यानी कि अधिकार एक हाथ से वापस ले लिए जाते हैं, एक हाथ से दिए जाते हैं तो दूसरे हाथ से वापस ले लिए जाते हैं।
चीन के संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में बंदी प्रत्यक्षीकरण है ना, वैसे कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको अगर पकड़ लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना पड़ता है। ये व्यवस्था जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण की, ये चीन के संविधान में नहीं है। इसकी वजह से नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी, नागरिकों की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो भी वहां की शासन की दया पर आश्रित हो गई है। यानी कि अधिकार भी जो है वो भ्रमपूर्ण ही है। संविधान द्वारा अधिकार तो प्रदान कर दिए गए हैं, लेकिन उनकी क्रियान्वती का भार लोक न्यायपालिका को नहीं सौंपा गया है। इसके अलावा वहां की न्यायपालिका भी स्वतंत्र नहीं है। वहां स्वतंत्र न्यायपालिका प्रजातंत्र की महत्वपूर्ण शर्त होती है। जब हम प्रजातांत्रिक शासन की बातें करते हैं तो वहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका उसकी महत्वपूर्ण शर्त है। लेकिन चीन में न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, वहाँ शासन की विचारधारा से बंधा हुआ एक अंग होती है ये। चीन की न्यायपालिका संविधान और अधिकारों को रक्षा करने का दावा भी नहीं कर सकती। प्रोक्यूरेटर्स की व्यवस्था को सिद्धांत में नौकरशाही ज्यादतियों और न्यायिक त्रुटियों को दूर करने का साधन बताया गया है, लेकिन वास्तव में वह न्यायपालिका को कार्यपालिका और दलीय विचारधारा के अधीन करने का एक यंत्र मात्र है। बच्चों, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आक्रमणकारी नीति भी अपनाई जाती है। प्रजातांत्रिक राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शांति की नीति अपनाएं, और सारे प्रजातांत्रिक देश जो है वो शांति की नीति ही अपनाते हैं, और शांति की नीति अपनाते हुए सभी राज्यों के साथ वो मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करेंगे। लेकिन चीन जो है वो शांति की नीति में विश्वास नहीं करता। बच्चों, आपको पता है कि जब भारत में माओ चाउएन लाई आए थे और पंचशील का सिद्धांत नेहरू ने दिया था, उस समय हमने एक चीज नोट करी थी कि वो बात कर रहे थे शांति की, लेकिन उन्होंने अपनाई नहीं, और उन्होंने चीन ने हमारे भारत पर आक्रमण कर दिया था। तो इससे साफ साफ स्पष्ट हो जाता है कि चीन शांति नहीं चाहता। कोरिया, भारत और वियतनाम आदि के संबंध में चीन ने के द्वारा जो विस्तारवादी नीति अपनाई है वह सैनिक शक्ति को बढ़ाने में लगातार संलग्न हो रही है, मतलब लगातार वो अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने में लगा हुआ है। इस प्रकार बच्चों, चीन के साम्यवादी नेता अपनी शासन व्यवस्था के संबंध में चाहे जो भी दावे करे, किंतु चीन एक अधिनायकवादी और पूर्णतया नियंत्रित व्यवस्था वाला राज्य है। शिक्षा और ज्ञानवर्धन के जो साधन है इसकी, है ना, जैसे स्कूल है, प्रेस है, थिएटर है, सिनेमा है आदि पर शासन का पूर्ण नियंत्रण रहता है, और इन सब का उपयोग मार्गों पर नागरिकों पर नकली एकमतता आरोपित करने के लिए किया जाता है। बच्चों, आपको पता है कि माओ त्से तुंग जो थे, उनके शासन को जनता के द्वारा जो समर्थन दिया गया वह बहुत कुछ सीमा तक सामूहिक अधीनता की स्थिति थी, और यह समर्थन आधुनिक सर्वाधिकारवाद के शक्तिशाली दमनात्मक तरीकों से प्राप्त किया गया है। माओ की मृत्यु के बाद नवीन शासक वर्ग के संबंध में भी ये स्थिति निश्चित रूप से यही है। अतः हम ये कह सकते हैं कि हेराल्ड ने जो बात कही है कि किसी भी उचित परिभाषा के अनुसार यह स्पष्ट है कि चीन की शासन व्यवस्था सर्वाधिकारवादी है, यह पूर्णतया सत्य है। धन्यवाद बच्चों।